आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल। बिहार की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ये तय कर चुके हैं कि अब उन्हें एनडीए से अलग होना है? पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस पिछला वीडियो को भी देख लीजिए। और इंडी टॉक एक स्मार्ट चैनल है जो कि आपको जब से नीतीश कुमार आए तब से कह रहा है कि ये गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा, ये गठबंधन टूटेगा ही। और उस समय मैंने कह दिया था अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत लाता तो ये गठबंधन कब का टूट जाता। लेकिन अब नीतीश कुमार बस इंतजार कर रहे हैं मौके का, बस इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई मौका आ जाए जब नीतीश कुमार अब सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को घेर सके और गठबंधन से अलग हो जाए। हमारे पास जो जेडीयू के सोर्सेस के जरिए जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होने का डिसीजन ले चुके हैं, नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं 23 जुलाई को। 23 जुलाई का इंतजार क्यों हो रहा है? तो 23 जुलाई को देश का बजट है और नीतीश कुमार जो डिमांड नरेंद्र मोदी से किए उस डिमांड को अगर नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं, विशेष पैकेज बिहार को नहीं देते हैं, तो नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा बहाना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार इस समय बहाना खोज रहे हैं, ऐसा कोई बहाना हो कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो जाए और जनता में भी एक अच्छा और सकारात्मक मैसेज जाए। ऐसा मैसेज ना चाहे कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार लिए, बल्कि मैसेज ये जाए कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था बिहार को विशेष पैकेज देने का, नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज नहीं दिया। नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा में बीजेपी ऐसा कोई विधेयक लेके आए जो विधेयक का देश में विरोध हो, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोई विधेयक लेके आए और उस विधेयक को लेकर जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आए या कोई ऐसा विवादित विधेयक को लेके आ जाए जिसका जनता में विरोध हो, जिसका देश में विरोध हो, और नीतीश कुमार कह दे कि जनता विरोध कर रही है, हम इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते हैं, और नीतीश कुमार अपना रास्ता अलग कर दे। बिहार के सियासत में कुछ बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होने का फैसला कर चुके हैं। हमने पिछला वीडियो में भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार से अमित शाह ने वादा किया था, जैसे कि 28 जनवरी 2024 को नीतीश एनडीए में आए, उस समय अमित शाह ने वादा किया था कि हम विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करवाएंगे। मार्च आते आते अमित शाह ने कह दिया जून जुलाई तक नीतीश जी रुक जाइए, उसके बाद हम विधानसभा का चुनाव करवा देंगे। जून को चुनावी नतीजा सामने आता है, उसके बाद अमित शाह करीबन अप्रैल मई में ही अमित शाह ने नीतीश कुमार को बता दिया था कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब हम चुनाव करवाएंगे। नीतीश कुमार उसके लिए भी हामी भर दिए कि लोकसभा के तुरंत बाद कैसे विधानसभा का चुनाव करवाया जाएगा, अनाउंसमेंट कैसे की जाएगी। नीतीश कुमार ने अमित शाह की बात मान लिए, अमित शाह को कह दिया ठीक है अमित शाह जी, हम उतने समय तक का इंतजार कर लेंगे, अक्टूबर नवंबर तक का इंतजार कर लेंगे। इसके लिए जेडीयू अपने स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर चुका था, बीजेपी भी तैयारी शुरू कर चुका था, पूरी तैयारी चल रही थी। और ये बता दें कि अमित शाह को ये पहले से पता था कि इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार से अप्रैल मई में ही बात कर लिया था कि हम विधानसभा के चुनाव अक्टूबर नवंबर तक टाल रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ करवा लेंगे। उसके बाद अमित शाह को ये लगने लगा कि महाराष्ट्र जो कि काफ़ी मुश्किल होने जा रहा है बीजेपी के लिए, इसके लिए हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनौतियाँ हैं। अमित शाह नहीं चाहते कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के साथ बिहार का चुनाव हो, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के हालात ख़राब है, हरियाणा में बीजेपी के हालात ख़राब है, झारखंड में उम्मीदें हैं कि बीजेपी वहाँ सरकार बना ले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, हरियाणा बीजेपी अगर हार जाती, उस समय बिहार का चुनाव करवाती, बिहार भी बीजेपी हार जाती है तो समझ लीजिए एक साथ बिहार को 4 राज्यों में, 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अमित शाह ने कह दिया कि हम जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव करवा देंगे। मतलब सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि अमित शाह ने कह दिया कि थोड़े समय का इंतजार कर लीजिए कि जैसे ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा जनवरी में, उस समय हम बिहार का चुनाव करवा देंगे। इसके अलावा अमित शाह ने ये भी कहा कि अगर जनवरी में चुनाव नहीं करवाते तो अप्रैल मई जून में करवा लेंगे। नीतीश कुमार को ये लगने लगा जब नवंबर 2025 में चुनाव ही है तो जनवरी 2025 में या अप्रैल मई 2025 में इलेक्शन करवा कर नीतीश कुमार को क्या बेनिफिट मिलेगा? नीतीश कुमार को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर जनवरी में चुनाव होता है तो नीतीश कुमार 6 या 7 महीने रुक जाएंगे, नवंबर तक का वेट कर लेंगे। नीतीश कुमार का अगर मान लिया जाए कि
तो अप्रैल मई में इलेक्शन होता है तो नीतीश कुमार वेट कर लेंगे 6-7 महीने की। तो सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि अगर आपको इलेक्शन करवाना है तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के साथ बिहार का इलेक्शन करवाइए, वरना हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। 4 जुलाई तक का नीतीश कुमार ने वक्त दिया था, वो समय निकल चुका है। अब नीतीश कुमार ने जो तारीखें दी थी, नीतीश कुमार ने जो तारीख दिया था अमित शाह को सोचने के लिए, उस समय तक अमित शाह और बीजेपी की तरफ से जवाब आ चुका है कि हम महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं करवाएंगे। मतलब सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि बीजेपी ने इनकार कर दिया और बीजेपी ने कह दिया कि हम तय समय पर करवाएंगे, या अगले साल जनवरी में करवा सकते हैं, या अप्रैल मई जून में करवा सकते हैं, या फिर जैसे नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव, नवंबर से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव होना है तो उस समय बिहार विधानसभा चुनाव हो जाए। दोनों ही परिस्थितियों में नीतीश कुमार इन बातों को नहीं मान रहे। नीतीश कुमार जीत पर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक आप विधानसभा का चुनाव करवाइए। नीतीश कुमार ने कहा कि अमित शाह ने ये वादा किया था कि वो विधानसभा को भंग करवाने में नीतीश कुमार के साथ देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वो वादा अमित शाह नहीं निभाए। इसके अलावा नीतीश कुमार बाय इलेक्शन का भी इंतजार कर रहे हैं। पूर्णिया की रूपाली विधानसभा में बाय इलेक्शन हुआ, जहाँ पर करीबन 58% वोटिंग हुई। तो रूपाली विधानसभा से पहले नीतीश कुमार के ही पार्टी के बीमा भारती विधायक थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। अब रूपाली विधानसभा में जेडीयू आरजेडी का फाइट नहीं है, वहाँ पर फाइट सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एक राजपूत प्रत्याशी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें की बात करें, जिक्र करें तो यहाँ पर क्या हो चुका है कि जो मंडल वोटर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त आरजेडी का जो कैंडिडेट है वो भी मंडल है, और इसके अलावा जेडीयू का जो है वो भी मंडल जाति से आते हैं। मतलब सीधे शब्दों में समझिए कि रूपाली विधानसभा की कहानी ये हो सकता है साथियों कि वहाँ बड़ी विधानसभा की ऐसी तस्वीर भी हो सकती है साथियों। वहाँ पर एक निर्दलीय कैंडिडेट है जो लड़ाई सीधे तौर पर पहले दिख रही थी आरजेडी और जेडीयू की, वो लड़ाई तीसरे खिलाड़ी के तौर पर वो निर्दलीय प्रत्याशी जो कि राजपूत जाति से आते हैं वो प्रत्याशी आ चुके हैं। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बीमा भारती का मुकाबला जेडीयू से नहीं बल्कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं बीमा भारती को टक्कर दे रहे हैं। और उस परिस्थिति में वहाँ का जो परिणाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार जल्दी में अगर चुनाव चाहते हैं, अगर उस सीट को जेडीयू जीत जाता है, मान ले के चलिए कि वो चुनाव जेडीयू जीत जाता है, तो नीतीश कुमार अमित शाह को ये कहेंगे कि इस समय जेडीयू का लहर है, हमें चुनाव में उतर जाना चाहिए। और नीतीश कुमार ये कहेंगे कि एलजेपी, बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में 200 सीटें जीत सकती है। मतलब सीधे शब्दों में कहिए तो विधानसभा को भंग करवाने के लिए बीजेपी का सहयोग नीतीश कुमार लेंगे और बीजेपी को कहेंगे हम पर विश्वास रखिए, इस समय हमारा लहर चल रहा है, आप विधानसभा का चुनाव जल्दी से करवाइए। लेकिन आपके मन में भी सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार जल्दबाजी में विधानसभा का चुनाव क्यों चाहते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के विश्वास पात्र बनने के लिए बीजेपी से ही आए संजय झा को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का आखिर राजनीति किस ओर जा रहा है। नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं बिहार में जल्दी विधानसभा का चुनाव। असल मायने में जनवरी में जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कुछ सटें हुई थी तो नीतीश कुमार ने एक और सट रखा था 130 से 140 सीटें। सीधे शब्दों में सुन लीजिए, 130 से 140 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा, बीजेपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और बाकी बचे सीटों पर एनडीए के बाकी सहयोगी दल लड़ेगा। सीधे शब्दों में समझ लीजिए नीतीश कुमार 130 से 140 सीटों पर लड़ेंगे। अगर वो 80-90 सीट भी जीत जाते हैं तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार अपने दम पर बिहार में सरकार चला सकते हैं। और नीतीश कुमार इसी में लगे हुए हैं कि बीजेपी को 80 सीटें देंगे और बीजेपी 80 सीटों पर मानने वाली नहीं। बीजेपी कहेगी हम 50-50 के फॉर्मूले पर बात करते हैं, नीतीश कुमार कहेंगे चलिए 50-50 सीटों पर ही चुनाव लड़ लेते हैं। उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को बेनिफिट ये होगा कि नीतीश कुमार को लग रहा है पिछले बार चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को नुकसान हुआ था, इस बार चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे। उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव को बेनिफिट नहीं मिलेगा बल्कि जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव जीत जाएंगे, ये सोच रहे हैं नीतीश कुमार। शब्दों में कहते नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो 80 से 90 सीट जीत जाए, उसके बाद तो बीजेपी को बता ही देंगे कि नीतीश कुमार किसका नाम है। नीतीश कुमार बस ये चाहते हैं वो बिहार में नंबर 1 पार्टी बन जाए। उसके बाद नीतीश कुमार को ना आरजेडी परेशान कर सकता है ना बीजेपी। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो करेंगे। नीतीश कुमार सीधे तौर पर बीजेपी को के सामने ये शर्त रख चुके हैं कि हम 130 से 140 सीटों पर लड़ेंगे जनवरी में। नीतीश कुमार ने ये
शर्त रखा था और अमित शाह को ये शर्त भी मानना पड़ेगा। दोनों परिस्थितियों में लॉस किसका हो रहा है? आरजेडी का होगा तो होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के अभी 75 विधायक। कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के 75 विधायक और बीजेपी को 80 सीटों पर लड़ने को कहा जाएगा उस पार्टी की तरफ से जिसकी पार्टी की इस समय बिहार में 43 विधायक है, यानी नीतीश कुमार के जरिए, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। तो उस परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे, 2 या 3 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन भविष्य में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? कई लोग नीतीश कुमार के बेटे का नाम ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार शायद ही अपने बेटे को मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपे। लेकिन ऐसी खबरें आई कि एक IAS ऑफिसर है मनीष वर्मा, जो कि हाल में ही JDU ज्वाइन करते हैं और उन्हें महासचिव पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। मनीष वर्मा नीतीश कुमार के ही जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। मतलब मनीष वर्मा लव कुश वोटर जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ, जो लव कुश वोटर है, लव कुश समीकरण है, वो मनीष वर्मा के साथ भी जा सकता है। और इसके अलावा वो नालंदा से भी आते हैं, तो इस कारण से भी मनीष वर्मा का नाम ज़्यादा चल रहा है कि वो हो सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक के विरासत को वही संभालेंगे। अगर मनीष वर्मा नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत मिलता है तो एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बड़ा उदाहरण दे देंगे। वो अपने बेटे को सत्ता नहीं दिए, बल्कि अपनी पार्टी के किसी नेता को दे दिए। मनीष वर्मा के बारे में बता देना चाहते हैं कि 2018 में ये नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइज़र बनते हैं, इसके अलावा वो IAS ऑफिसर के तौर पर पटना और पूर्णिया के DM रह चुके हैं। वो JDU ज्वाइन करते ही पार्टी में महासचिव पद दे दिया गया। नीतीश कुमार के सलाहकार रह चुके हैं और नीतीश कुमार के बहुत विश्वासपात है, नीतीश कुमार के बहुत करीबी है। नीतीश कहते भी है कि वो जिसको आगे बढ़ाते हैं वो नीतीश कुमार को धोखा दे देता है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी IAS ऑफिसर ही है मनीष वर्मा। जब JDU में शामिल हुए उसके फ़ौरन बाद उन्हें महासचिव का पद दे दिया गया। मनीष वर्मा 2000 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि मनीष वर्मा जो कि नीतीश कुमार के बहुत चाहते हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं साथियों, एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं, मनीष वर्मा सियासी विरासत मिलेगा या फिर नहीं? क्या नीतीश कुमार 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे? ये कहना कठिन है, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने तो ये कह दिया कि 130 से 140 सीटों पर नीतीश कुमार इलेक्शन लड़ेंगे। उस परिस्थिति में ये गठबंधन का टूटना तय माना जा रहा है। विधानसभा भंग करवाने के बाद भी नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बिहार विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में बीजेपी नहीं है, और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो विधानसभा को भंग करवाने के पक्षधर नहीं है और वो जल्दबाजी में चुनाव नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी को इस वक्त की परिस्थिति पता है। वैसे में ये हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और नीतीश कुमार बहाना खोज रहे हैं, ये मैंने बार बार आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार बस बहाना खोज रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए कि बीजेपी से अलग हो जाए, जिसमें वो जनता को ही बता सके हम इसलिए बीजेपी से अलग हो रहे हैं, इन कारणों की वजह से अलग हो रहे हैं। नीतीश कुमार 23 जुलाई का तो इंतजार कर रहे हैं। अगर बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, विशेष पैकेज 23 जुलाई को नहीं मिला, तो नीतीश कुमार के रास्ते अलग हो जाएंगे। नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। मतलब सीधे शब्दों में कह देना चाहते हैं कि 23 जुलाई का इंतजार कीजिए। अगर विशेष पैकेज नीतीश कुमार को नहीं मिलता है, विशेष पैकेज बिहार को नहीं मिलता है, तो नीतीश कुमार को बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि 4 जुलाई तक अमित शाह को समय दिया गया था। अमित शाह ने अब कह दिया कि वो विधानसभा का चुनाव जल्दबाजी में नहीं करवाएंगे। नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या बचा? नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जाति जनगणना है, और जाति जनगणना के साथ ही आरक्षण का मुद्दा नीतीश कुमार के पास सबसे बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी यादव का भी आप देख लीजिए कि 15 अगस्त से तेजस्वी यादव भी बिहार में यात्रा निकालने जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, विधानसभा का चुनाव अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होना है, जो तय समय है, लेकिन तेजस्वी इसी साल 15 अगस्त से एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिस यात्रा को आप मंडल पार्ट 3 भी कह सकते हैं। मंडल राजनीति का एक अहम सफल कह सकते हैं। एक दौर था का मंडल और मंडल की सियासत का, जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव थे। एक बार फिर से तेजस्वी उसी सियासत को करने की कोशिश करेंगे 15 अगस्त को, जब वो यात्रा निकालेंगे। लेकिन तस्वीर को थोड़ा समझिए, थोड़ा विस्तार से तस्वीरों को समझिए साथियों कि तस्वीर क्या बनती है। नीतीश कुमार नाराज बैठे हैं। नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, गठबंधन से अलग होने का कदम उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव 15 अगस्त से यात्रा निकालेंगे, तो तस्वीरें क्या होगी बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर तस्वीरें क्या होगी और सियासत क्या होने जा रहा है
15 अगस्त तक का वेट कीजिए जब तेजस्वी यादव पूरे बिहार का सफ़र करेंगे, पूरे बिहार का यात्रा करेंगे। फिर बिहार का सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ेगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तेजस्वी यादव का मंडल पार्ट 3 किस प्रकार से बिहार की सियासी गणित को बदल देगा। क्या तेजस्वी यादव पिछड़ा का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे? इस समय बिहार में पिछड़ा का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो नीतीश कुमार है। इसके अलावा आपको बताते चले कि लालू यादव भी एक दौर में पिछड़े राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीति, इन दोनों की राजनीति पिछड़ा वोट बैंक के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो दोनों के सियासत पिछड़ा वोट बैंक को एकजुट करने में ही चलता है। ये दोनों कहीं ना कहीं बिहार के सियासत के लिए महत्वपूर्ण है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, तो अगर वो मंडल पार्ट 3 करते हैं, 15 अगस्त से वो बिहार का यात्रा करेंगे, मंडल पार्ट 3 अगर वो करते हैं तो समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव भी इस राजनीति में फिट बैठते हैं। और नीतीश कुमार को डर इस बात का है कि अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो कहीं फिर वो तस्वीर ना देखने को मिले, फिर कहीं तेजस्वी यादव पिछड़ों का बड़ा नेता ना बन जाए। इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बहाना खोज रहे हैं। नीतीश कुमार का सियासत जो होता है उस संकेतों के आधार पर होता है। नीतीश कुमार पलटी मारने से संकेत देते हैं। आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, उस वीडियो में मैंने बताया कि नीतीश कुमार कैसे पलटी मारते हैं और नीतीश कुमार के पलटी मारने के संकेत क्या है। और इस बार नीतीश कुमार क्यों पलटी मारने जा रहे हैं, क्योंकि इन टॉक शुरुआत से आपको बता रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। और आने वाले कुछ ही दिनों में ऐसी खबरें आ सकता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस आ जाते हैं। लेकिन नीतीश अगर इंडिया गठबंधन में वापस आ जाते हैं, पिछड़ा वोट बैंक तो नीतीश और तेजस्वी के साथ आ जाएगा। लेकिन एक और कहानी होने जा रही है, वो कहानी जान लीजिए। ऑपरेशन लोटस बिहार में एक्टिव है। ऑपरेशन लोटस के जरिए नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ा जाएगा और इस समय नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं। आप लोकसभा के परिणामों को देखें तो बीजेपी को 12 सीटें मिला, जेडीयू को 12 सीटें मिला, जेडीयू को 4 सीटों का लॉस लगा, बीजेपी को 5 सीटों का लॉस लगा। एलजेपी की बात करें तो वो 5 सीट जीत गया, आरजेडी 4 सीटों पर जीता, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर जीता, हम 1 सीट पर जीता और एक पर निर्दलीय प्रत्याशी यानी पप्पू यादव जीते। लेकिन इस वक्त आप तस्वीर में सीपीएम वाले वामपंथी दल की बात करें तो उन्हें 2 सीटें मिला बिहार से। पहली बार वामपंथियों की जीत हुई बिहार में। लेकिन यहाँ वोट शेयर देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकसभा के परिणाम से आप विधानसभा के अनुमान लगाना, लोकसभा के परिणाम से आप विधानसभा का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये जो चुनाव हुआ ज़्यादा समय नहीं बीता, 1-2 महीने की बात है। अगर इसी साल नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में महाराष्ट्र के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो तस्वीर क्या होगा, इससे मिलती जुलती तस्वीर हो सकता है। बीजेपी का वोट बैंक कितना था लोकसभा के चुनाव में? 20%। अगर वही बात करें जेडीयू का तो जेडीयू का वोट शेयर 18% था, बीजेपी का 20% था। 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद जेडीयू का 18% वोट बैंक था 16 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद। मतलब अगर नीतीश कुमार को एक और 2 सीट मिल गया होता तो नीतीश कुमार शायद बीजेपी से ज़्यादा सीटें जीत सकते थे। इसी आधार पर नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि विधानसभा में हमें 130 से 140 सीटें दीजिए। मतलब नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पे कहेंगे कि विधानसभा में आप लोकसभा में अपना प्रदर्शन देख लीजिए कि आपको 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, हमें 4 सीटों का। नीतीश कुमार ये कह सकते हैं जिन 4 लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा उसमें 2 या 3 सीट ऐसे थे जहां पर बीजेपी के लोगों ने ही नीतीश कुमार के पार्टी को हरा दिया। जो अंदरूनी रिपोर्ट है, ऐसे भी अब कटिहार लोकसभा सीट का उदाहरण लीजिएगा तो वहाँ बीजेपी के ही लोगों ने नीतीश कुमार के अगेंस्ट में काम किया और उस कारण से कटिहार लोकसभा सीटों में हार का सामना करना पड़ा। यही स्थिति और भी 1-2 सीटों पर रही है। तो सीधे शब्दों में और 1 सीट तो किशनगंज का था, वहाँ पर एनडीए का कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत ही नहीं सकता कि नीतीश कुमार कह देंगे। 1 सीट तो किशनगंज का नीतीश कुमार पहले से ही हार मान चुके थे। 4 सीटों पर नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। उसमें 1 सीट ऐसा था जिसमें नीतीश कुमार पहले ही हार मान लिए तो वो किशनगंज का था। बचे 3 सीटों में ऐसी खबर है कि तीनों सीटों में भीतर घाट हुआ। बीजेपी के लोगों ने ही नीतीश कुमार को चुनाव हरा दिया और इस कारण से नीतीश कुमार चुनाव हार गए। वोट शेयर भी देखिएगा तो नीतीश कुमार का वोट शेयर अच्छा था। इसका जब इंडिया अलायंस में आप देखेंगे तो आरजेडी का जो वोट शेयर था, आरजेडी के वोट बैंक को देखिए, आरजेडी का अगर हम देखें तो आरजेडी को इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिला। आरजेडी इस समय बिहार में नंबर 1 पार्टी। आरजेडी का वोट शेयर लगभग 23% है। समझ लीजिए बिहार के सियासत में 15 अगस्त से तेजस्वी यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी की यात्रा
यात्रा से निकलने से पहले ये जान लीजिए कि आरजेडी इस समय बिहार में सबसे ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया, बीजेपी से भी ज़्यादा 2%, बीजेपी से भी ज़्यादा, और जेडीयू की तुलना में 4% ज़्यादा वोट शेयर आरजेडी लाया है। भले इस सीटों में ये संख्या आपको 4 दिख रहा होगा, लेकिन आरजेडी का वोट शेयर बढ़ा है। जब आरजेडी का वोट शेयर बढ़ेगा, पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण लीजिएगा, तो पिछले लोकसभा चुनावों से आरजेडी ने इस बार एक बड़ा छलांग लगाया, 7 से 8% अपना वोट शेयर वृद्धि किया है। उस दौर में जब तेजस्वी यादव इतने बड़े लीडर बन के उभर रहे हैं, कल्पना कर सकते हैं कि विधानसभा की तस्वीर क्या होगा। विधानसभा में अगर सारे पिछड़े वोटर ही एकजुट हो गया है तो तेजस्वी यादव सरकार बना लेंगे, लेकिन तेजस्वी अब पिछड़ों की राजनीति नहीं करते हैं। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल विपरीत राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव के राजनीति में A to Z है। A to Z का मतलब है भूमियार भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है। मतलब तेजस्वी की राजनीति में एक जाति विशेष की राजनीति नहीं है। तेजस्वी MY की राजनीति नहीं करते हैं, तेजस्वी पिछड़ों की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि तेजस्वी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि A to Z की पॉलिटिक्स करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़े चेहरे हैं, नौकरी वीर के रूप में जाने जाते हैं। 5 लाख नौकरी उन्होंने डिप्टी CM रहते दिया। ये वो फैक्टर बन जाएगा जो तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बाद दूसरा बड़ा चेहरा बनने से नहीं रोक सकता है। और इसी बात का डर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है, क्योंकि आरजेडी इस समय शानदार प्रदर्शन किया और इस समय माहौल भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। वैसे मौके पर अगर विधानसभा का चुनाव करवाया जाता है तो कहानियां बिल्कुल अलग हो जाएगी साथियों, फिर तस्वीर बिल्कुल उलट होगी। और उस तस्वीर को बीजेपी जानती है, उस कहानी को बीजेपी जानती है, इसलिए बीजेपी विधानसभा चुनाव को करवाने के पक्ष में नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि भले ही जातीय जनगणना के बाद माहौल जाति का हो गया, भले ही अब मुद्दा संविधान बचाने की हो गया, विधानसभा का चुनाव में भी संविधान बचाने का वो मुद्दा समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अगर संविधान ही मुद्दा रहता है तो नीतीश कुमार को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होने जा रहा है। लोकसभा में आप देख चुके हैं कि नुकसान तो बीजेपी को हुआ, नीतीश कुमार को नहीं हुआ। नीतीश कुमार शायद 15 सीट जीत जाते अगर बीजेपी के लोगों ने ही नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने का काम नहीं किया होता, तो नीतीश अपनी सारे सीट जीत जाते। संविधान बचाने की बात कहिए या संविधान की बात कहिए, आरक्षण का मुद्दा आ जाए, इस मुद्दे से नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होने वाला है, वो भी नीतीश कुमार जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव करवाने में जल्दबाजी में फंसकर है। इसलिए नीतीश कुमार कहते हैं कि 130 से 140 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ना चाहता है। सीधे शब्दों में हम कह दें तो बिहार के सियासत में बड़ा तूफान आने वाला है। बिहार की सियासत तो वो होने वाला है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की है। बिहार की सियासत अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। आज का ये विश्लेषण काफ़ी लंबा हो गया। उम्मीद करेंगे कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में करें। लेकिन अगला वीडियो में मुलाकात करेंगे और नीतीश कुमार की राजनीति को और बेहतर तरीके से डिकोड करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का सियासत को डिकोड करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। सियासत को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड किया है जो नीतीश कुमार संकेतों की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा इसका इंतजार तो बिहार कर रहा है, लेकिन नीतीश ने तय कर लिया कि गठबंधन वो से अलग होंगे। बस उन्हें मौका का इंतजार है, बस उन्हें ऐसा कोई मौका मिल जाए जब नरेंद्र मोदी को घेर पाए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। बड़े रहिए इन टॉक के साथ। और जो लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उन लोगों से भी विशेष गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, वंदे मातरम।